बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना नर्सरी सबक दोस्ती का फल पढ़ने लगे हैं, जिसके मुसन्निफ़ हमारे पास हैं जी शफ़ी अकील। हमेशा की तरह अपने सबक का आगाज़ करने से पहले हम सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ करेंगे कि शफ़ी अकील ने किस तरह की शायरी की, किस तरह के नसरी असबाक लिखे। तो जो शफ़ी अकील हैं ये 1930 में पैदा हो रहे हैं और 2013 में अपने खाली के हकीकी से जा मिले हैं, और इस अरसे में इन्होंने बहुत ज़्यादा कुतुब के तर्जुमे किए हैं। इन्हें मुमताज़ तर्जुम कहा जाता है। मुमताज़ तर्जुम किसे कहा जाता है कि जिसने सबसे ज़्यादा आसान और बामुहावरा तर्जुमा किया। उसमें जो चंद हमारे पास नामवर अदीब है, नामवर हमारे मुसन्निफ़ हैं, उनमें शफ़ी अकील एक बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। अब शफ़ी अकील ने पंजाबी लोक कहानियाँ बहुत सी लिखी हैं, दास्तानें लिखी हैं। अब यहाँ पर बात आ गई है लोक कहानियों की। तो आगे चलने से पहले मैं आपको इतना बताती चलूँ कि लोक कहानी क्या होती है। तो लोक कहानी क्या होती है या लोक दास्तान ऐसी कहानी जो सीना बा सीना मुंतकिल होती है। अब सीना बा सीना क्या है? नस्ल दर नस्ल के किसी ने अपने बुजुर्गों से सुनी और आपको बताई, और उनसे मैंने सुनी और जो मैं आपको बताऊंगी, तो ये क्या होगा कि ऐसी कहानी जो सीना बा सीना मुंतकिल हो वो कहलाती है लोक कहानी, लोक दास्तान। अब लोक दास्तानों में होता क्या है जी? उसमें पहली बात जो होती है वो होती है जी नामालूम मुसन्निफीन, कि पता ही नहीं है कहानी कहाँ से चली है, कहाँ आई है और कहाँ जानी है। नामालूम मुसन्निफीन है कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है। दूसरी बात जो उसमें की जाती है वो कौम के अकायद और रस्म रवाज होते हैं, कि कौम के मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ अकीदे और मुख्तलिफ जो रस्म रवाज हैं, तौर तरीके हैं, वो सबके मुख्तलिफ होते हैं। तो वो मुख्तलिफ लोक कहानियों में आपको मुख्तलिफ ही आप उनके रस्म रवाज जो हैं वो देखेंगे। और एक चीज़ जो उसमें बहुत अहम पाई जाती है वो ये होती है जी कि सबक आमोज़ और नसीहत पसंदी, कि वो कहानी सुनने से आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल होता है, कोई ना कोई नसीहत आपको ज़िंदगी के लिए ज़रूर मिल जाती है। एक चीज़ उसमें और पाई जाती है वो जी फ़र्जी और तसव्वुराती किरदार, कि लोग कुछ जो है खुद से भी परियां और जिन उसमें ले आते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें, ये फ़र्जी किरदार भी लोक कहानियों में बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं। और अब जो हमारा ये दोस्ती का फल है ये भी एक लोक दास्तान है। अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से। और इसमें अब हम क्या पढ़ रहे हैं जी अपने आज के सबक में? इसमें हम चंद इसके जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं जी दोस्ती। उसके नाम से ही वाज़ेह है, जाहिर है कि दोस्ती का फल है। तो मतलब कि इसमें हमें दोस्ती और भाईचारे का दर्स मिलेगा, दोस्ती की ज़रूरत का पता चलेगा, दोस्ती की अहमियत और उसके जो तकाजे हैं कि दोस्त किस तरह से दोस्ती निभा सकते हैं आप लोग, या क्या क्या उसके लिए आप में कितनी एक सिफ़ात का होना ज़रूरी है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद अब हम इसमें एक जो अहम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे तमाम मखलूक़ात का एक दूसरे पर इन्हसार, कि अगर अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो जो इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात हैं उनका भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में आपस में कनेक्शन एक दूसरे से ज़रूर है। वो लोग भी किसी न किसी तरह से मरबूत ज़रूर हैं। हम ये चीज़ भी अपने आज के इस सबक में देखेंगे। उसके अलावा हम जो एक बहुत ही अहम चीज़ देखेंगे वो माँ की ममता देखेंगे। आप सबको माँ की ममता से कोई भी लायल नहीं है, तो हम देखेंगे कि माँ किस तरह अपने बच्चों के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करने को तैयार हो जाती है और उससे भी गुरेज नहीं होती है, और माँ की मोहब्बत में कोई शक नहीं है। वो चीज़ भी आज हम देखेंगे। उसके अलावा ये जो है हमारा सबक, ये पंजाबी लोक दास्तान का उर्दू में तर्जमा किया गया है, कि किसी ने पंजाबी लोक दास्तान कही थी, लोक कहानी कही थी, और फिर इसे शफ़ी अकील ने क्या किया, उर्दू में तर्जमा करके हमारे लिए पेश कर दिया। अब आज हम पढ़ रहे हैं जी दोस्ती का फल। इससे पहले सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल बताती चलूँ कि उन्होंने फरमाया था कि गरीब वो नहीं है जिसके पास माल दौलत या आसाइशें नहीं है, गरीब वो है जिसके पास मुखलिस दोस्त नहीं है। कि मुखलिस दोस्त का होना सबसे ज़्यादा आपके लिए अहम है, और सबसे ज़्यादा जो दौलत है वो यही है कि आपके पास जो आपका दोस्त है वो आपके साथ मुखलिस हो। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपने सबक को, दोस्ती का फल। अब सबसे पहले देखिए कि मंजर कशी किस तरह की जा रही है, कि एक जंगल का ये तमाम का तमाम वाक़या है जिसमें मुख्तलिफ परिंदे और मुख्तलिफ तरह की मखलूक़ात हैं और जो आपस में एक दूसरे से मरबूत हैं। कि एक कबूतर और कबूतरी सबसे पहले जिनका जिक्र है कि वो एक दरख्त पर घोंसले में रहते हैं और दोनों बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अब क्या है जी, वो कबूतरी अंडे देती है और उसे ये पहले दिन से ही, अब ये देखिए यहाँ पर माँ की ममता शुरू में ही है कि उसे ये फ़िक्र होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे अंडे ये ले जाए। तो ये बात सोचते हुए कबूतरी एक दिन कहती है कि हमारा कोई संगी कहते हैं दोस्त को,
साथी को, रफीक, कि हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो वक्त आने पर हमारे काम पड़े, हमारे लिए मदद करे। तो कबूतर उससे कहता है कि तुम्हें आखिर खतरा किस बात का है। कबूतरी कहती है कि बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता, कि जब भी बुरा वक्त आता है कुछ पता नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कोई ना कोई ऐसा दोस्त, हमारा कोई ना कोई ऐसा अजीज जरूर होना चाहिए जिसे हम अपनी मुसीबत में पुकार सकें। मुसीबत में क्या होता है जी, मेजोरिटी दोस्त ही काम आते हैं। आपके जो खून के रिश्ते होते हैं वो आपको छोड़ जाते हैं, आपके अजीज़ो अकारिब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, और जो आपका दोस्ती का रिश्ता होता है वो आपके हमेशा काम आता है। इसीलिए कहते हैं कि खून के रिश्तों से बढ़कर दोस्ती जो है वो अहमियत की हामिल होती है। ज़िंदगी में दोस्त जो हैं ज़रूर होने चाहिए, लेकिन बशर्त के मुखलिस हों। अब देखिए, कबूतरी की ये बात सुन के कबूतर सोच में पड़ जाता है। वो भी ये सोचता है कि हाँ, ये सही कह रही है कि बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है, तो हमारे पास कोई दोस्त, कोई साथी ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब मसला क्या है जी, देखिए वो कहता है कि तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता, कि जिस तरह से हम दोनों ने इस दरख्त पर घोंसला बनाया हुआ है, हमारी तरह कबूतर, कोई और कबूतर की फैमिली या कोई और कबूतर कबूतरी यहाँ नहीं है। इस पूरे जंगल में सिर्फ हम दोनों ही वाहिद है। तो कबूतरी कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि परिंदा हमारी बरादरी का हो या ना हो, यानी कि हमारी ज़ात का, हमारे जैसा हो या ना हो। यहाँ पे और भी तो बहुत से जानवर हैं, परिंदे हैं, हम उनसे भी तो ताल्लुकात बना सकते हैं ना। तो अब कबूतर कहता है जी, अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी ज़रूर बना लेना चाहिए कि हम दो क्या कर लेंगे। अगर कोई आफत, कोई मुसीबत आ भी जाती है तो हम दोनों कर ही क्या सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए। अब क्या है जी, कबूतरी की ये बात कबूतर के दिल को लग रही है और वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो रहा है कि मेरी जो वाइफ है वो दुरुस्त कह रही है। वैसे भी बीवी की बात जो है आपको पता है वो माननी पड़ती है हर हाल में, तो कबूतर भी इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए। अब वो क्या करता है जी, अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाकों में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि कौन कौन से जो जानवर हैं वो और रह रहे हैं। तो अब वो क्या करता है जी, वो देखता है कि ऐसा कोई जानवर दोस्ती करना जिससे हमारे लिए बराबर है या ना करना बराबर है, और ऐसा कौन सा जानवर है जिन्हें हम मुश्किल वक्त में इतला दे सकते हैं। तो सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आता है कि वो जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा आगे दरख्तों पर गिद्धों का जोड़ा रहता है। अब गिद्ध क्या है, गिद्ध एक चील की तरह का जानवर है जो आदमखोर, यानी कि वो भी मुर्दा जानवरों का गोश्त खाता है और मुर्दा इंसानों का गोश्त खा लेता है। गिद्ध ये उस तरह का जानवर होते हैं। तो वो कहता है कि करीबी दरख्त पर एक गिद्धों का जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाता हूँ। तो कबूतरी कहती है इसमें सोचने की क्या बात है, तुम अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। अब कबूतर कहता है मुझे तो गिद्धों से डर लगता है कि उनसे हमारा मेल उनसे हमारे ताल्लुकात, हमारी जो दोस्ती है वो मुश्किल मुझे तो लगती है। लेकिन कबूतरी क्या करती है, उसे समझाती है कि गिद्ध ही तो हैं तो परिंदे, तुम जाकर देखो कि कोई बात नहीं, कबूतर नासी गिद्ध हैं लेकिन है तो परिंदे, तुम जाओ तो सही, बात करने में क्या मजाक है। अब कबूतर ये सुनता है और चला जाता है, वहां जाकर दुआ सलाम करता है और फिर बड़ी अपनायत से कहता है कि हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगो जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहें। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करता है, तुम ठीक कहते हो, हमसाए तो माँ जाए होते हैं, आपस में दुख सुख के शरीक होते हैं और दुख सुख के साथी होते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब कबूतर कहता है मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि हम तुम दोस्त बन जाए। अब जवाब में गिद्ध क्या कह रहा है, वो कहता है जी ठीक है हम दोस्त बन गए, मगर तुम मेरी एक बात मानो। वो क्या, जिस पर गिद्ध ने बताया यहाँ का ये भी एक दरख्त की खो में, खो के एक दरख्त में वो आप कह लें होल सुराख कह लें, एक गड्ढा कह लें जो दरख्त में बने होते हैं, दरख्त की खो में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। अच्छा जी, वो कहता है अच्छा ठीक है। अब कबूतर को भी उसकी बात पसंद आती है, वो क्या करता है कि ठीक है चलो हम उसके पास चलते हैं, वो भी हमारा दोस्त बन जाएगा। चनाचे गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास गए, सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा कि ये ठीक है, हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि एक सांप हो गया, एक गिद्ध हो गया, एक कबूतर होगा, तीनों मुख्तलिफ जिस तरह हमारा कह लें कोई अराई हो गए, कोई जट हो गए, कोई कुछ हो गए, तो ये मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है, आखिर को जैसे हम सब मुसलमान हैं उसी तरह वो सब हैं तो परिंदे ही ना। तो दोस्ती में कोई ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि आप कौन सी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सांप ने क्या किया जी, इन दोनों की बातों को बड़ी देर गौर से सुना और उसके बाद लेटा रहा, सोचता रहा। वो कहने लगा जी दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, इसमें एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करनी पड़ती है, तुम हमें हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे। अब ये किसने कहा, ये कबूतर और गिद्ध ने कहा। अब सांप बोला कि अगर ये बात है तो मुझे भी तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है और हम तीनों दोस्त वक्त पड़ने पर एक दूसरे की पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस तरह कबूतर गिद्ध और सांप की दोस्ती हो गई। अब कबूतरी मुतमईन थी कि वो अकेले नहीं है, उसके दूसरे साथी भी हैं। दिन गुजरते गए, कबूतरी ने जो अंडे दिए थे उनमें से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए। कबूतर और कबूतरी दिन रात बच्चों की देखभाल और हिफाजत में लगे रहते। अब क्या है जी, एक दिन वालिदा एक रोज़ शिकारी उसकी तरफ आ निकला, तो
अच्छा जी, आप देखिए जी कि वो अपने बच्चों की देखभाल में लगे हैं और फिर शिकारी आ निकला। अब शिकारी क्या है जी, सारा दिन उसने शिकार ढूंढा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो वो उसी घोंसले के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि खाली हाथ जाने से अच्छा है क्यों ना किसी जानवर के बच्चे ही पकड़ लूं, कुछ तो मिल जाएगा। इतना सोचकर उसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायजा लिया। उस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से इसका अंदाजा भी कर लिया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे जरूर मौजूद हैं। अब शाम होने को थी, आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। ये देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा मैं इस दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। उसने इधर उधर से लकड़ियां जमा की और फिर उनमें आग लगाकर अलाव कहते हैं दिया सा रोशन कर दिया। उसके बाद दरख्त पर चढ़ने की तैयारी की। उधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा है और उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे हैं। वो शिकारी की नीयत भांप गए। उन्हें इल्म हो गया, खबर हो गई और अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोचने लगे जो इतने छोटे थे कि अभी उड़ भी नहीं सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा कि मैं भी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ, उन्हें जल्द बुला कर लाता। इस पर कबूतरी कहने लगी ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओ और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को भी आ जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि हम पहले खुद कोशिश करें, हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही मुसीबत टल जाए। मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। अब देखिए कि कबूतर क्या कर रहा है। कबूतर अपनी राय पेश कर रहा है कि पहले दोस्तों को खबर करते हैं, जिस पर कबूतरी कहती है कि अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हाँ, अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाएं तो फिर अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाना, मगर पहले हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। अब ये देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, कि हमेशा सबसे पहले अपने लिए खुद लड़ना सीखें और फिर किसी दूसरे की मदद मांगें, फिर किसी दूसरे से उम्मीदें लगाएं। तो अब शिकारी क्या कर रहा है, शिकारी आग जला चुका है और रोशनी में दरख्त पर चढ़ना भी शुरू करता है। अब कबूतरी ने उसे दरख्त पर चढ़ते हुए देखा तो कबूतर से बोली अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में हमारा घोंसला नहीं ढूंढ सकेगा। अब हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतर कदरे फिक्रमंद होते हुए बोला तुम आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कबूतरी ने इतना कहा और वो बिजली की सी तेजी के फौरन से बहुत तेजी से उड़ गए। करीबी दरिया बह रहा है। उन दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने परों में पानी भरा और फिर आन की आन इनमें वापस आकर वो पानी जलती हुई आग पर छिड़क दिया, डाल दिया। वो फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर छिड़का और चंद ही लम्हों में 3-4 बार पानी लाकर छिड़क दिया, जैसे जलती हुई आग बुझ गई। दरख्त पर चढ़ते हुए शिकारी ने जब देखा कि आग बुझ गई है और अंधेरे में घोंसला तलाश करना है तो नीचे उतरकर उसने दोबारा आग जलाई और जब दोबारा आग रोशन हो गई तो वो फिर से भागे दरिया पर गए और पहले की तरह परों में पानी भर कर लाकर इस पर छिड़कने लगे और चंद लम्हों के बाद उन्होंने आग बुझा दी। शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते रुक गया। कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा अंधेरा, रात हो गई थी और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं। उसे आग पर गुस्सा आकर रह गया कि अपने आप आग बुझ कैसे जाती है। वो गुस्से में खोलता कि फुल आपे से बाहर होता हुआ फिर दरख्त से नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके उनमें आग लगा दी। इस दफ़ा उसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की ताकि जलने के बाद आग बुझ ना सके। अब कबूतर और कबूतरी ने जब ये माजरा देखा तो वो काफ़ी परेशान हो गए कि अब आग बुझाना हमारे बस की बात नहीं है, तो अब दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। अब दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया। वो जल्दी से गया और अपने गिद्ध दोस्त को बुलाओ। ये सुनते ही कबूतर जो था वो गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। तो गिद्ध ने क्या किया, गिद्ध ने आओ देखा नताओ देखा, सारे काम छोड़े कि उसने किसी काम की खबर फिक्र नहीं की और सब कुछ छोड़ के अपने दोस्त के साथ चला और उसने कहा कि दोस्ती किस रोज कायम आएगी, चलो हम अभी चलते हैं। अब देखिए जी आगे क्या है कि कबूतर गिद्धों के जोड़ों को लेकर साथ आया और उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही है और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ा है। तो दोनों ने क्या किया कि वो पहले 2 थे तो अब कबूतर और कबूतरी थे, अब गिद्ध और उसके साथ जो उसका साथी है वो भी उनके साथ दरिया पर जा रहा है और अपने बड़े बड़े परों में पानी भर के ला रहा है और उसको आग पर फेंक रहे हैं। अब चंद लम्हे क्या है, देखते ही देखते जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिलमिला गया आप कह लें कि परेशान हो गया या गुस्से से भड़क उठा कि मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया और वो बार बार चढ़ने और उतरने में थक बहुत गया। उसने दिल में सोचा कि अब तो आग जलाना बहुत मुश्किल है, रात भी बहुत हो गई है, तो क्यों ना मैं रात यहीं गुजार लेता हूँ, सुबह जैसे ही होगी तो ये बच्चे निकाल कर ले चलूँगा। अब वो दरख्त से थोड़ी दूर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब ये देखा कि शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी कर रहा है तो वो जान के उसकी नीयत ठीक नहीं है, ये सुबह ज़रूर घोंसले में से बच्चा निकाल लेगा। ये जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे। कबूतर ने राय दी मेरी मानो तो तुम अपने दोस्त शाम के पास जाओ, इस वक्त वही हमारी मदद कर सकता है। मादा गिद्ध ने भी कबूतरी की राय पसंद की। गिद्ध के साथ जो मादा गिद्ध है वो भी यही कह रही है कि ठीक है तुम ऐसा करो, शाम को ही बुलाओ। अब थोड़ी देर बाद वो लोग शाम के पास पहुंच जाते हैं और शाम को सारी बात बताने के बाद शाम क्या कहता है जी कि इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है,
तो हमें डर है कि सुबह ज़रूर बच्चे निकालेगा। तो सांप लेटे लेटे सोच रहा है और कह रहा है कि ठीक है, अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है, तुम इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। गिद्ध ने भी कबूतर की हिमायत करते हुआ कहा। सांप ने सारी बातें सुनी और कहने लगा कि तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब क्या है जी, गिद्ध और कबूतर वापस घोंसले में आ गए हैं। कबूतरी और मादा गिद्ध को सारी बात बताई और कहा कि सांप ने हमें यकीन दिलाया कि वो ज़रूर अपनी दोस्ती निभाएगा। इसके बाद वो चारों के चारों दरख्त पर बैठे और सुबह का इंतजार करने लगे। शिकारी क्या है जी, सारी रात सो रहा है और सुबह उठता है, घोंसले पर चढ़ेगा, देखेगा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हवास भागता बौखला गया, परेशान हो गया। वो क्या देखता है कि घबराहट और खौफ में उसे अपना भी होश नहीं रहता। उसके तीर कमान कहीं है और अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा है कि उसे अपने भी हवास नहीं रहे, उसे अपनी भी खबर नहीं रही कि हुआ क्या है। अब क्या वो देखता है कि जिस दरख्त पर चढ़कर उसने कबूतर के घोंसले से बच्चे निकालना थे, उस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है और उसे देख देख कर फंकार रहा है कि उसकी तरफ लपकने को तैयार है, उसे डसने को तैयार है। बहुत बड़ा सांप। शिकारी ने दिल में सोचा, जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए शिकार, कि मुझे शिकार से कोई गर्ज नहीं है, अब इस वक्त मेरी अपनी जान जो है वो बहुत अहम है। तो वो क्या करता है जी, अपना सारा सामान छोड़ छाड़ के उल्टे पाँव ऐसा भागा कि फिर पलट कर ना देखा। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन का पैगाम कबूतर ही के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं कि कबूतर को वैसे भी अमन का पैगाम कहा जाता है, अमन के लिए कबूतर इस्तेमाल होता है। और आप देख सकते हैं कि इंसान तो इंसान के अलावा भी जो मखलूक़ात हैं उनमें भी दोस्ती जैसा अजीम रिश्ता कायम है और किस तरह से ये अजीम लोक दास्तान हमने पढ़ी है और ये माखज़ की गई है पंजाबी लोक दास्ताने में से। ये भी पंजाबी की ही लोक दास्तान है जिसे उर्दू में तर्जमा करके शफ़ील अकील ने आपके लिए आपके सबक में पेश किया है।